तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो जब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स की, तो यहाँ पर हमारी चर्चा बहुत बड़े लेवल पर नहीं होगी। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूँगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि डेफिनेशन क्या होता है कंप्यूटर्स का, कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ और हम आज इस स्टेज तक पहुँचे हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। उसके बाद हम ये समझेंगे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, और फिर जो अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर होते हैं वे क्या हैं। तो उन सारे अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक छोटी सी डिस्कशन होगी जिससे कि एक बेसिक आपका बन जाए कंप्यूटर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में सबसे पहले आपको समझना है कि कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एंड प्रोसेसेस दिस डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एंड गिव्स द रिजल्ट एज आउटपुट। तो ये इतने सारे टर्म्स यहाँ पे डेफिनेशन में ही आ गए। एक हो गया डेटा, एक हो गया इनपुट, एक हो गया प्रोसेसिंग, एक हो गया प्रोग्राम, और पांचवा हो गया आउटपुट। तो ये 5 शब्द हैं जो आपको समझना है। तो सबसे पहले एक एक करके चलिए हम ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन कैसे करें? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऐसी डिवाइस जिसके लिए आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स देना पड़ेगा, चाहे वो बैटरी के थ्रू हो, चाहे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो, लेकिन आपको ये देना जरूरी होगा। टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट। रॉ डेटा का अर्थ ये होता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे होते हैं कंप्यूटर को, उसे हम डेटा कहते हैं, या जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से बाहर आए उसे भी हम डेटा कहेंगे। तो ये शब्द है डेटा। जो भी इंफॉर्मेशन, आप समझ लीजिए बस इतना कि इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इनपुट हम उसे कहेंगे जो आप कंप्यूटर को दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करना हो, एक दो बहुत छोटे से मान लीजिए नंबर्स हैं जिनका एडिशन करना हो, जिन्हें जोड़ना हो। तो मान लीजिए ये 2 + 3 = 5 आपको करना है। तो 2 + 3 = 5 करने के लिए कैलकुलेटर पे आप क्या करते हैं? कैलकुलेटर पे आप 2 दबाते हैं, प्लस दबाते हैं, और फिर 3 दबाते हैं, और जैसे ही इक्वल टू वाला बटन दबाते हैं आपको आंसर 5 मिल जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? आपने 2 इनपुट दिया, प्लस इनपुट दिया, और 3 इनपुट दिया, क्योंकि ये 3 ऐसे इंफॉर्मेशन है, और इवन मैं कहूँगा कि इक्वल टू, क्योंकि आप इक्वल टू जब प्रेस करते हैं तभी उसके बाद ही आपको 5 जो है वो रिजल्ट आता है। तो ये 4 ऐसे इंफॉर्मेशन है जो हमने इनपुट दिया, और उसके बाद इसका जो रिजल्ट आया मेरे पास 5, ये हो जाता है दूसरा भाग, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कि अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या था? जैसे ही कंप्यूटर ने देखा प्लस, और जैसे ही कंप्यूटर ने देखा इक्वल टू, तो इससे कंप्यूटर को यह समझ में आ गया कि यहां पर एडिशन करना है, जोड़ना है। तो ये समझ में कैसे आया? क्योंकि हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया वो प्लस और इक्वल टू का था। यही हम अगर प्लस के जगह पर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देते, तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देते तो इक्वल टू जैसे ही हम दबाते, रिजल्ट जो है वो 6 आ जाता। तो यहां पर कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है? प्लस का साइन और इक्वल टू का साइन, और लास्ट में इट गिव्स रिजल्ट एज आउटपुट। यानी आउटपुट क्या है? ये 5 या ये 6, क्योंकि ये आपने नहीं लिखा, ये कंप्यूटर ने लिखा, कैलकुलेटर ने लिखा, तो इसलिए इसे हम आउटपुट कहते हैं। तो क्या हो रहा है यहां पर? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। तो यही आप यहां पर अपने इस फिगर में भी देख सकते हैं कि एक साइड आपके पास है इनपुट, दूसरे साइड आपके पास है आउटपुट, और बीच में यहां पर प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग के लिए आपके पास होता है सीपीयू। सीपीयू के बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या है सीपीयू। तो ये यहां पर से मैंने 2 और 3 डाला, सीपीयू को प्लस और इक्वल टू समझ में आया, और आउटपुट जो है मेरे पास 5 आ गया।
तो इस प्रकार से कंप्यूटर काम करता है। तो ये डेफिनेशन हो गई, मेरे हिसाब से आप सब जानते हैं। जिनको नहीं भी पता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस डेफिनेशन का अर्थ क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जो 3 टर्म्स हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, इनको समझते हैं। तो इनपुट का मतलब क्या हो गया? जो भी इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, ठीक है, और जो भी डेटा हम दे रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, उसे इनपुट कहेंगे। जैसे पिछले एग्जाम्पल में 2 और 3 हमारे लिए इनपुट के एग्जाम्पल हैं। आउटपुट क्या है? जो 5 आया वो आउटपुट है। तो जो भी आप कर रहे होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाला होगा, वो एज इनपुट डालेंगे, और जो भी आपको रिजल्ट सामने आएगा वो एज आउटपुट आएगा। और प्रोसेसिंग क्या होगा? जो बीच में प्रोसेस हुआ इंफॉर्मेशन का, कैसे हुआ? 2 और 3 को एज इनपुट दिया गया था, साथ ही में प्लस का साइन डाला गया था 2 और 3 के बीच में, और लास्ट में इक्वल टू का साइन डाला गया था। इससे कंप्यूटर को ये समझ में आ गया कि इन्हें इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है एज एडिशन। तो ये प्रोसेसिंग होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। इसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में इसे सीपीयू कहा जाता है। आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो इस सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है और अंत में आउटपुट आ जाता है। तो चलिए वापस चलते हैं पिछले डायग्राम पे। तो इनपुट यूनिट होता है। अब इनपुट यूनिट हम क्यों कह रहे हैं, आगे जाकर के हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सीपीयू जहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस होता है सारा इंफॉर्मेशन, और फिर आपके पास है आउटपुट जहाँ पर आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो अब ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया। सारी चीज़ों में कंप्यूटर जहाँ भी काम कर रहा हो वो इसी प्रकार से करता है। भले ही जो ये कॉम्प्लेक्सिटी है ये बढ़ती चली जाती है, और उसके हिसाब से जो रिजल्ट आपको चाहिए होगा वो मिल जाता है। तो अब जो कंप्यूटर होता है, आज आपको पता है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। छोटे से छोटी चीज़ों से लेकर के बड़े से बड़े चीज़ों में हम कंप्यूटर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे लिखने के लिए कर रहे हो, पढ़ने के लिए कर रहे हो, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ कर रहा हूँ। आप जिस टैबलेट पर इस लेक्चर को या जिस ऐप में इस लेक्चर को देख रहे होंगे, वो भी एक कंप्यूटर के द्वारा ही चल रहा है। सो छोटी सी छोटी चीज़ें से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ें, चाहे आप रॉकेट को मान लें या सैटेलाइट को मान लें, हर चीज़ में कंप्यूटर है आज। और ये जो विकास है कंप्यूटर का, ऐसा नहीं कि एक दिन में हुआ और अचानक से एक ऐसा इन्वेंशन हुआ जिसके कारण सभी को कंप्यूटर्स के बारे में पता चल गया। एक बहुत ही छोटे से लेवल से कंप्यूटर की शुरुआत हुई और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसने सारी दुनिया पे, आप कह सकते हैं कि आज कब्जा कर लिया है। तो आप में से तो कई जो एग्ज़ाम भी लिखेंगे वो कंप्यूटर पे ही लिखेंगे। अब तो कॉपी पेन का ज़माना गया। बहुत कम ही ऐसे एग्ज़ाम बचे हैं जहाँ पर आज भी आप OMR शीट लेकर के उसमें सही ऑप्शन को रंगते हैं। तो खैर, तो वापस आते हैं और ये समझिए कि कंप्यूटर इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया। और ये ऐसा हुआ है इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, जो इसकी इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं उनके कारण। तो सबसे पहली क्वालिटी जो है वो है स्पीड। तो स्पीड आपको पता ही है। मान लीजिए हमने तो सिर्फ 2+3 लिया था, तो 2+3 का जवाब हो सकता है कि आप भी उतना ही जल्दी दे दें जितना जल्दी कंप्यूटर दे। लेकिन यदि मैं कहता हूँ कि 2, 3, 4, 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 11,986 से, और इसका आंसर मुझे चाहिए, तो इसके आंसर को लाने के लिए आप शायद मन में तो कर भी ना पाए। आपको सबसे पहले बैठ करके इसे इस प्रकार से लिखना होगा, और फिर बैठ करके आप कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट में आप एक रिजल्ट ला करके मुझे देंगे। तो इसमें आप कम से कम 1 मिनट हो सकता है वेस्ट कर दें अपना। लेकिन अगर मैं इसी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर पे डालता हूँ तो उतने ही समय में मुझे जवाब मिल जाएगा जितने समय में मुझे 2+3 का जवाब मिला था। तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट होती है। जो शुरुआत के जो कंप्यूटर्स थे वो कुछ मिली सेकेंड्स में जवाब देते थे। आज जो कंप्यूटर्स होते हैं वो तो नैनो सेकेंड्स में आपको जवाब दे देते हैं। उसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। तो अब जैसे मान लीजिए यही एग्जांपल है 2, 3, 4, 5 इंटू 11,986। इसमें जब आप पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो हो सकता है कि आप सही जवाब दे रहे हो, लेकिन आप एक बार रीचेक ज़रूर करेंगे कि ये जवाब सही आया है या नहीं। इसका कारण क्या है कि आपको पता है कि यहाँ पर गुंजाइश है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाए, क्योंकि आप इतना लंबा सा कैलकुलेशन कर रहे हैं।
लेकिन आपको ये पता होता है कि इसी इंफॉर्मेशन को अगर आपने कैलकुलेटर में डाला होगा, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में डाला होगा, तब जो रिजल्ट आ रहा है उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो क्योंकि कंप्यूटर अपने हिसाब से कुछ नहीं कर रहा है, कंप्यूटर हमेशा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम कर रहा है, तो उसके कारण इसकी जो स्पीड होती है वो तो हाई होती ही है, साथ साथ एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर से जो रिजल्ट हमें मिल रहा होगा वो ज़्यादा रिलायबल होगा एज कम्पेयर टू अगर हम उसका मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हों। उसके बाद तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये आपको पता ही है कि जितने भी कंप्यूटर, लैपटॉप, आपके फ़ोन हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, सब में मेमोरी होती है। आप चीज़ों को वहाँ पे इकट्ठा कर पाते हैं। फ़ोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, कई तरह की चीज़ें हैं जिसको कि आप स्टोर करके रख पाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन भी हम जो फीड करते हैं, जो इनपुट भी हम जो देते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट के साथ, सीपीयू के साथ एक स्टोरेज यूनिट भी साथ में होता है, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। तो स्टोरेज भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब मान लीजिए कि आपको एक पूरी कंपनी चलानी है, जिस कंपनी में 10,000 एम्प्लॉयज़ होंगे। तो इस 10,000 एम्प्लॉयज़ का नाम तो आप याद नहीं रख सकते। या फिर मान लीजिए कि आप बैंक में काम करते हैं और बैंक में आपके पास हो सकता है कि 15-20 लाख कस्टमर होंगे। तो आप 15-20 लाख कस्टमर्स का नाम आप तो नहीं याद रख पाएंगे। या तो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि आज के दिन में करना बहुत ही मुश्किल है। कि आप अगर 20 लाख लोगों का रजिस्टर मेंटेन करते हैं और किसी एक इंसान के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपके लिए बहुत कठिन होगा उस इन्फॉर्मेशन को निकाल पाना। तो वैसे में कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उसके कारण आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि आप बस सर्च करेंगे उस नाम को और तुरंत आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगा। तो ये जो मेमोरी है या स्टोरेज कैपेसिटी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का अर्थ ये होता है कि कई तरह की चीज़ें कंप्यूटर कर सकता है। कंप्यूटर आपके लिए मैथमेटिक्स से सवाल भी हल कर सकता है। कंप्यूटर आपको इमेज यानी फ़ोटो खींचने में भी मदद कर सकता है। कंप्यूटर आपको कई तरह के अलग चीज़ों, कंप्यूटर्स के कारण आप मिसाइल लॉन्च कर पाते हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर पाते हैं। कंप्यूटर के कारण आप ट्रैफिक पे भी ध्यान रख पाते हैं कि कैसे और कहाँ पर क्या हो रहा है। आपका जो गूगल मैप्स होता है, जो जीपीएस होता है, वो भी कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है। तो छोटी सी छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी सी बड़ी चीज़ ऐसी है जो कंप्यूटर के थ्रू हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर जो है वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल का अर्थ होता है कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसा व्यक्ति जो कई तरह की चीज़ें कर सके। तो इसीलिए कंप्यूटर को भी हम वर्सेटाइल कहते हैं। उसके बाद है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का अर्थ ये हुआ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो खुद ब खुद हो जाए। तो कई तरह की चीज़ें होती हैं जो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं कंप्यूटर के थ्रू। जैसे मान लीजिए आपका कैमरा ही है, छोटा सा एग्जांपल। कई सारे जो अच्छे कैमरास होते हैं उनमें ऑटो फोकस होता है। तो ऑटो फोकस कैसे हो रहा है? ऑटो फोकस होने का कारण ये है कि उसके पीछे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन काम कर रहा है उस कैमरा में, जो उसे किसी भी चेहरे पर फोकस करने में मदद कर रहा है। तो ये तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, आपको फोकस नहीं करना पड़ रहा। लेकिन आप अगर पुराने कैमरों को देखें तो वहाँ पर एक फोकस अलग से भी होता था, मैनुअल फोकस होता था, जिससे आप सेट करते थे कि फोकस सही है या नहीं, या शार्पनेस जो भी इमेज की है वो सही है या नहीं। तो ये तो कैमरा का एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार से आप अलग अलग तरह के एग्जाम्पल ले सकते हैं जो ऑटोमेटिकली होते हैं। जैसे मान लीजिए सैटेलाइट की मैं बात बार बार कर रहा हूँ। तो सैटेलाइट में क्या होता है, सैटेलाइट का जो पूरा पाथ होता है कि सैटेलाइट कहाँ से उड़ेगा और कहाँ तक जाएगा और कैसे अपनी कक्षा में जा करके फिर रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेगा, वो सब कुछ ऑटोमेटेड है। वो कोई किसी के इंस्ट्रक्शन का वेट नहीं कर रहा है, पहले ही एक इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है और उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो काम कर रहा होता है। उसके बाद डिलीजेंस। डिलीजेंस का अर्थ क्या हुआ कि कंप्यूटर को आप जो भी काम देंगे वो उस काम को ज़रूर करेगा। कंप्यूटर में ये कभी नहीं होगा कि चलो आज मैं नहीं पढ़ता हूँ, आज सो जाता हूँ, कल पढ़ूंगा। कंप्यूटर को अगर इंस्ट्रक्शन यानी इनपुट दिया गया है कि आप आज पढ़ो, तो वो आज पढ़ेगा, क्योंकि अपनी मेमोरी नहीं है उसकी, अपना खुद का दिमाग नहीं है लगाने के लिए। तो जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उस इंस्ट्रक्शन पे उसी हिसाब से काम होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डिलीजेंट है। कन्वीनियंस। कन्वीनियंस की तो बात मैं फिर से दोबारा इस कैलकुलेशन पे ही चल जाऊं, तो आपको पता है कि आपके लिए कितना आसान हो गया इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर पाना कंप्यूटर्स का यूज़ करके, इंस्टेड ऑफ कि आप खुद से इसे सॉल्व करते। उसके बाद अंत में है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ ये है कि
कंप्यूटर्स को हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल आप अपने काम के लिए करते हैं, बिजनेस के लिए भी करते हैं, और कंप्यूटर का इस्तेमाल आप एंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं। फिल्म भी आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं, और उसी लैपटॉप कंप्यूटर पे को खोल करके आप अपने ऑफिस का भी काम या स्कूल के काम को भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी है कंप्यूटर में, कई तरह की चीज़ें कंप्यूटर को यूज़ करके की जा सकती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कंप्यूटर के हैं। तो आपको यहाँ पर से हो सकता है कि क्वेश्चन ना पूछे जाएं, लेकिन क्योंकि मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कंप्यूटर को, तो मैं आपको एक बार समझाना चाहता था कि कितने प्रकार से कंप्यूटर का यूज़ किया जा सकता है और कितनी सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं कंप्यूटर के अंदर, जिसके कारण हम कंप्यूटर्स को हर दिन यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर से अगर हो सके तो आप ध्यान रखें कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, एक एक वर्ड जो हमने देखा है, ये इंपॉर्टेंट केवल इसलिए हो सकता है कि मान लीजिए आपसे कभी किसी ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो वैसे में आपको पता होना चाहिए कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर के हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हम पढ़ें यहाँ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, आप उनका ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत हाई होती है। लेकिन जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ने के पहले एक बात थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। अब जब हम कंप्यूटर्स की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट नाम है जो आपको ज़रूर याद रखने चाहिए, जिनमें से एक है नेपियर, एक है पास्कल और एक है लेबनिज। नेपियर जिसने एबाकस का इन्वेंशन किया, पास्कल जिसने एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिसने कैलकुलेटर को यूज़ करना शुरू किया, और लेबनिज जिसने भी कैलकुलेटर को एक अच्छे तरीके से यूज़ करना शुरू किया। तो ये तीन आप कह सकते हैं कि एक तरह से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में गिने जा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे मॉडर्न कंप्यूटर की बात होती है, जिस तरह के कंप्यूटर की हमें आदत है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम चार्ल्स बैबेज को मानते हैं। इन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो फादर ऑफ कंप्यूटर हम इन्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको आप पहला वो व्यक्ति मान सकते हैं जिन्होंने प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया। प्रोग्रामेबल मतलब जिसे आप प्रोग्राम कर सकें, जिसे आप इनपुट दें तो वो एक आउटपुट दे दे। जैसे मान लीजिए जब हम एबाकस की बात कर रहे हैं, तो एबाकस में क्या होता था कि एक सेट ऑफ बोन्स होते थे, हड्डियां होती थी, जिनको यूज़ करके नेपियर कैलकुलेट किया करते थे। तो इस सिस्टम का नाम इसका नाम दिया गया एबाकस। फिर जब हम बात करते हैं पास्कल की, तो पास्कल ने एक मशीन जैसा बनाया था जिससे कि एडिशन हो पाता था। तो बहुत बेसिक सा था, अलग तरीके का था, प्रोग्रामेबल आप तब भी नहीं कह सकते उसे, प्रोग्राम उस पर नहीं होता था। फिर लेबनिज ने एक और कैलकुलेटर, थोड़ा बेहतर कैलकुलेटर बनाया, लेकिन फिर भी वो प्रोग्रामेबल नहीं मानते थे हम इसे। तो इसलिए इनको हम कभी फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं मानते। लेकिन इन्होंने भी जो यूज़ किया, जिस चीज़ पर ये काम कर रहे थे, इसे भी आप एक प्रकार का कंप्यूटर मान सकते हैं। लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को माना जाएगा। हिस्ट्री के बाद हम दोबारा चलते हैं, जो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स की हम बात कर रहे थे उन पर। तो 5 जनरेशन हम मानते हैं कंप्यूटर की, और इन 5 जनरेशन्स को सबसे पहले आप अगर इस फोटो को देखें, फर्स्ट जनरेशन, तो ये पहला कंप्यूटर था। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था, वो आप देख सकते हैं कि ये तो पूरा एक रूम है, एक पूरे रूम में फैला हुआ एक कंप्यूटर हुआ करता था। वैक्यूम ट्यूब्स को हम लोग यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स के यूज़ की मदद से इसे बनाया गया था। तो अब ये जो कंप्यूटर है, कहने के लिए हाँ कंप्यूटर है, लेकिन आज जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं उससे तो ये काफ़ी अलग था। और एक और बात ये भी है कि इसकी कैलकुलेशन स्पीड की यदि हम बात करें, तो ऑल्दो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट था, लेकिन कंपेयर टू आज के जो कंप्यूटर्स होते हैं, उनके कैलकुलेटर स्पीड की बात करेंगे तो उसके हिसाब से इसका स्पीड कुछ भी नहीं था। तो क्या क्या है फर्स्ट जनरेशन आप देखें, तो फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स वेर यूज्ड इन सर्किट्स। आप याद रखें, वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था। और यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेस। फिर दीज कंप्यूटर्स आर वेरी लार्ज इन साइज, जैसा आपने फोटो में देखा। दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
अब पूरे रूम के हिसाब से अगर पावर आपको देना है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देनी थी। दे प्रोड्यूस मोर हीट, दे आर लेस रिवाइबल। एग्जाम्पल आप याद रखें, एनियाक और यूनिवैक, ये दो एग्जाम्पल हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। तो अगर हम एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो एडवांटेज में भी आप कैलकुलेशन स्पीड लिख सकते हैं और इवन डिसएडवांटेज में भी आप कैलकुलेशन स्पीड लिख सकते हैं। उस समय के हिसाब से देखें तो एडवांटेज कैलकुलेशन स्पीड था, आज के हिसाब से देखें तो ये तो एक डिसएडवांटेज था जिसके ऊपर हमें और काम करने की ज़रूरत थी। तो ये कैलकुलेशन स्पीड क्योंकि मिली सेकेंड्स में हो जाता था। मिली सेकेंड्स का मतलब हो गया 10⁻³ सेकेंड, यानी 1/1000 सेकेंड। ठीक है, तो इतना समय लगता था, लेकिन जो भी कैलकुलेशन है वो बहुत कम हो सकता था। मेमोरी स्पेस जो होता था वो बहुत कम होता था, इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत ज़्यादा लेता था। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर पे। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि अब वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर हम ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे थे सर्किट में। तो ट्रांजिस्टर यूज़ करने के कारण जो साइज़ है वो तो छोटा हो गया, लेकिन फिर भी वो साइज़ नहीं है जो आप आज देखते हैं। एक जो नॉर्मल डेस्कटॉप या लैपटॉप की जो साइज़ होती है उसके हिसाब से तो ये भी बहुत बड़ा था, एक पूरे टेबल के साइज़ का ये कंप्यूटर होता था। तो स्मॉल साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, लेस अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये सारे एडवांटेजेस हैं। एग्जाम्पल IBM 350, इसके साथ ही साथ आप IBM 1400 सीरीज भी लिख सकते हैं, इसके साथ साथ आप CDC 164 भी लिख सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के। अब जहाँ तक डिसएडवांटेज की बात है, एडवांटेज तो हम यहाँ पर गिनाते चले जा रहे हैं। डिसएडवांटेज में अभी भी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो लगती थी वो बहुत अधिक होती थी आज के कंपैरिजन में। जो मेमोरी स्पेस था वो बहुत कम होता था, ये भी डिसएडवांटेज हो गया। और डिसएडवांटेज अगर आपको लिखना है तो आप ये याद रखें कि यहाँ पर बड़े बड़े कूलर्स की ज़रूरत पड़ती थी इस पूरे सिस्टम को ठंडा रखने के लिए। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस सेकेंड जनरेशन के साथ भी थे। और अंत में आप ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी कॉस्टली भी पड़ती थी। तो ये सेकेंड जनरेशन है। 1957 से 1962 के बीच में सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को यूज़ किया जा रहा था। उसके बाद हम आते हैं थर्ड जनरेशन पे। तो थर्ड जनरेशन में अब ट्रांजिस्टर की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट आने लग गया, IC सर्किट्स जिसे हम लोग कहते थे। तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब से शुरुआत हुई, फिर हम ट्रांजिस्टर्स पे आए और फिर हम इंटीग्रेटेड सर्किट पे आ गए। तो इंटीग्रेटेड सर्किट पर आते ही ये जो साइज था ये और छोटा हो गया। तो अब हम थोड़े से नॉर्मल कंप्यूटर्स की तरफ बढ़ने लग गए। लेस अमाउंट ऑफ हीट एज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट दैन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो ये सारे एडवांटेजेस थे थर्ड जनरेशन के। एग्जाम्पल के लिए आप IBM 360 या 370 को याद रख सकते हैं। साथ साथ अगर आप लिखना चाहें तो यूनिवैक 1108 भी लिख सकते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल रहा है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। डिसएडवांटेजेस की यदि हम बात करें तो अभी भी आज के हिसाब से देखें तो मेमोरी तो कुछ नहीं थी, उसके अलावा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी बहुत अधिक। साथ ही साथ ये जो IC सर्किट्स हैं, ये IC सर्किट्स के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है उस समय के हिसाब से बहुत डिफ़िकल्ट थी। तो इसलिए थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बना पाना इतना आसान नहीं होता था। तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेजेस जुड़े रहे हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के साथ, जो कि 1963 से 1972 के बीच में आप मान सकते हैं कि चला। अब हम चलते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की तरफ, जो कि 1973 से आप कह सकते हैं कि इसका उद्गम हुआ और आज तक हम इसे यूज़ करते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जो कंप्यूटर हम 1973 में यूज़ कर रहे थे वही आज भी कर रहे हैं। बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं इनके ऊपर, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो टेक्नोलॉजी में LSI और VLSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट जनरेशन जब वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए, सेकेंड जनरेशन जब ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए, थर्ड जनरेशन जब इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुए, और फोर्थ जनरेशन जब हम बात करते हैं कि LSI या VLSI का यूज़ हुआ। तो इसलिए इस जनरेशन को इस प्रकार से बांटा गया है। लेकिन ऑब्वियसली आज से 10 साल पहले भी जो आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे आज की तुलना में तो वे कुछ नहीं थे। तो यहाँ पर LSI और VLSI के लिए माइक्रो प्रोसेसर्स
को यूज़ किया गया, इनकी इन्वेंशन हुई। और आज जो भी हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं उन सारे को आप एग्जाम्पल मान सकते हैं 4th जनरेशन कंप्यूटर का। तो एडवांटेज क्या हुआ? एडवांटेज में सबसे पहले स्पीड काफ़ी बढ़ गई, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, मेमोरी जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई और काफ़ी फास्ट हो गई। ये भी आप कह सकते हैं कि कंपेयर टू जो पुराने कंप्यूटर्स थे ये अब चीपर हैं, पोर्टेबल हो चुके हैं आज के कंप्यूटर। पहले वाले कोई भी कंप्यूटर जो थे वो पोर्टेबल नहीं थे। तो कई तरह की चीज़ें हैं, सोफिस्टिकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो कई प्रकार के अपडेशन हो चुके हैं कंप्यूटर्स पे, टेक्नोलॉजी पे, और जिसके कारण आज का कंप्यूटर काफ़ी अलग है जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके मुकाबले अगर आप देखें। अब हम बात करते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर की, जिसे हम प्रेजेंट एंड बियॉन्ड यानी आने वाले कल, फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब जो है टेक्नोलॉजी कंप्लीटली चेंज होती है। यहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। काफ़ी सारे आपके मोबाइल फ़ोन्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो यूज़ हो रही हैं, आपको पता है कि वहाँ पर रोबोटिक्स का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? जहाँ पर जो भी इंटेलिजेंस है वो कृत्रिम है, तभी हम इसे आर्टिफिशियल, कृत्रिम कह रहे हैं। तो मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आपने ट्रेन कर दिया है कि किसी भी सिचुएशन पे किस तरह प्रकार से बिहेव करना है। तो आगे जब भी वो वैसा कोई सिचुएशन देखेगा तो वो उसी प्रकार से बिहेव करेगा। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें आ गई। तो ऐसे टेक्निक को जब हम यूज़ करते हैं तो इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। कई प्रकार के आपके जो सॉफ्टवेयर हैं ये इसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम वॉइस कमांड की बात करें तो वॉइस कमांड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि आप उसकी ट्रेनिंग करते हैं। जब मैं अपने किसी भी डिवाइस को बार बार अपना वॉइस को फीड करता हूँ, अपनी आवाज़ को सुनाता हूँ, तो उसे उस आवाज़ को समझ करके उसके मतलब को समझने की आदत हो जाती है। तो धीरे धीरे एक प्रकार से इस वॉइस सिस्टम का एक ट्रेनिंग हो जाता है और उसके बाद वे बस बहुत आसानी से आपकी आवाज़ को समझ पाते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई क्योंकि इसकी ट्रेनिंग हो गई। ठीक है, तो ऐसे में जो भी बेस्ड सिस्टम्स होंगे इन्हें हम 5th जनरेशन कहेंगे। तो जहां पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स का यूज किया जा रहा हो वैसे में हम इसे 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहेंगे। तो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स, साइंटिस्ट्स आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग पावर ऑफ द कंप्यूटर। आपने सुपर कंप्यूटर्स के बारे में सुना होगा। तो सुपर कंप्यूटर्स को सुपर कंप्यूटर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो काम कर सकते हैं, ये जो जितने भी प्रकार के अलग अलग प्रकार के चीज़ों को दिखा सकते हैं आपको करके, जो टेक्नोलॉजी को ये यूज़ कर सकते हैं, वो सामान्य कंप्यूटर में करने की क्षमता नहीं होती। और इनकी जो स्पीड है इसकी आप सामान्य कंप्यूटर से तुलना भी नहीं कर सकते। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कंप्यूटर विथ रियल IQ विद द हेल्प ऑफ एडवांस्ड प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे ट्राई ये किया जा रहा है कि ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए, ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसकी खुद की इंटेलिजेंस हो, खुद का इंटेलिजेंस क्वेश्चन हो, IQ हो। लेकिन वो होने में अभी समय है, वो अभी तक हमने अचीव नहीं किया है, बहुत ही छोटे लेवल पे किया है। इसीलिए मैं उसे नहीं मानूंगा कि उसे आप हर जगह यूज़ कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए IBM वॉटसन एक एग्जाम्पल है जो कि एक 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। तो ये हो गए कंप्यूटर्स के जनरेशन्स यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ पे ये याद रखिए कि जो भी जनरेशन्स हैं उन्हें आप किस प्रकार से विभाजित करते हैं, कैसे हम कहते हैं कि क्या फर्स्ट जनरेशन, क्या सेकंड, क्या थर्ड, क्या फोर्थ और क्या 5th। एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हमने जो बात की वो क्या है उसके बारे में आपको याद रखना होगा।